हेलो। क्या वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में जैसा बताया था कि पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो आज से पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम वाला मुद्दा ज़्यादा देखना चाहता हूँ, बाकी सारे मुद्दे इग्नोर करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन तो पास्ट ईयर के मैं अपनी मर्जी से ही करा रहा हूँ बेटा, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरी है ये जानना आपके लिए। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है? किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में? ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल ट्रू है भैया स्टेटमेंट तो। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, कुछ नहीं थे ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया था, और मैंने ना इसका जिक्र मतलब बाय चांस की बात है कर दिया था। ठीक है ना यार, है कुछ तो है, बोलते हैं पता नहीं क्यों समझ में आ जाता है, कुछ दिन के बाद ही नजर में आ जाती है वो चीज। करा किसी ने क्वेश्चन नंबर? काफियों ने किया है ये क्वेश्चन नंबर 7। चलो खैर करते हैं चर्चा। मैंने इसकी चर्चा बैच में की थी और आज ये सामने खड़ा, मतलब कमाल है भैया, इमेजिनेशन ट्रू होने लग गई है मेरी। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर वर। बेटा मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 गिवन है, वेटेड एवरेज के हिसाब से मुझे प्रॉफिट निकालना है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट ऐसे ऐसे। कहते हैं 1 अप्रैल 20 को एक मेजर प्लांट रिपेयर कराई आपने 10,000 रुपए की, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। बेटा अगर आपने मेजर रिपेयर कराई है, जिसको ना वैसे हम अपनी भाषा में थोड़ा टेक्निकल भाषा में ओवरहोलिंग बोलते हैं, हमें रिपेयर नहीं बोलते, मेजर रिपेयर को बोलते हैं ओवरहोलिंग। और ओवरहोलिंग का खर्चा हमेशा मशीन की खुद की कॉस्ट में ऐड होता है, मतलब कैपिटलाइज करना होता है इस खर्चे को, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं होता। कहता है आपने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, द सैट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। कहते हैं गुडविल के लिए इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए था। कहते हैं कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ 10% डेप्रीसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहते हैं इसको कैपिटलाइज कर देना सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन लगाने आपको 10% डब्ल्यूडीबी के हिसाब से, एक ही एडजस्टमेंट है। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 विल बी वेटेड एज 1 ईच, क्योंकि साल कोविड का था। कहते हैं दोनों की इंपॉर्टेंस सबसे कम दी है, एक इसकी दी है, वैसे तो इसकी 2 देनी चाहिए थी पर इसकी भी 1 दी है क्योंकि कोविड वाला साल था। इस साल को हमें बहुत ठीक प्रॉफिट नहीं हुए, दिख रहा है ना बिल्कुल आसपास चल रहे हैं। कहता है एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एंड 31 ऑफ मार्च 23, ये कितना दिया है बेटा? 2 और 3। ठीक है, करते हैं जी क्वेश्चन। 2020 के प्रॉफिट, 21 के प्रॉफिट, 22 के प्रॉफिट और 23 के प्रॉफिट। ये 28,000 है, ये 27,000 है, 46,953,810। बेटा ये प्रॉफिट्स है मेरे सामने। मैंने गलती कब करी? कहता है 1 अप्रैल 2020 को मैंने क्या करा, एक रिपेयर कराई 10,000 रुपए की, जो रेवेन्यू में चार्ज करती। बेटा पहले तो ये देख लो 1 अप्रैल 20 कहाँ आएगा, ये सब 31 मार्च है, ईयर एंड है। 31 मार्च 20, जब 31 मार्च 20 यहाँ खत्म हो गया, 1 अप्रैल 20 यहाँ शुरू हुआ, बेटा यही साल है। कहता है आपने 10,000 रुपए की मेजर रिपेयर कराई, जो आपको कैपिटलाइज करनी थी। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट में दिखाना था। आपने गलती क्या करी, आपने उसको रेवेन्यू मान के कहा दिखा दिया, पीएनएल में दिखा दिया। कहता है आपने चार्ज कर दिया रेवेन्यू में। अच्छा अगर एक बार बताओ, मैंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, 10,000 रुपए यहाँ दिखा दिए, तो मैंने अपना प्रॉफिट 10,000 से कम कर लिया कि नहीं? ठीक करने के लिए क्या करूं, अपने प्रॉफिट को 10,000 से बढ़ा दूं। कहता है ये एडजस्टमेंट करना सब्जेक्ट टू द डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना डेप्रीसिएशन भी लगाना है, कितना? 10% डब्ल्यूडीवी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डैप लगाऊंगा 10% डब्ल्यूडीवी तो क्या होगा? अगर बेटा ये 10,000 रुपए का मैंने ये खर्चा मैंने यहां से हटाकर बैलेंस शीट में पहुंचा दिया ना मैंने, अगर 10,000 वापसी ऐड कर दिया, अगर मैं डैप लगाऊंगा तो ये क्या प्रॉफिट कम करता है? प्रॉफिट कम करता है डेप्रीसिएशन। पहले साल कितना प्रॉफिट कम करेगा? 10,000 पे 10%, मतलब 1,000। अगले साल 9,000 पे 10%, उससे अगले साल
8100 पे 10%। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता था वैसे ही, अभी भी बता दूं। ना खरीदता 1 अप्रैल 20 को, मतलब रिपेयर ना कराता, करा लेता 1 अक्टूबर को, तो पहले 6 महीने का डैप लगता, फिर 6 महीने का जो डैप रिड्यूस हो जाता, फिर उस पे डैप लगता, बहुत जल्दी डैप पॉइंट में पहुंच जाता, फिर क्वेश्चन और बढ़िया होता। ऐसा मेरा इमेजिनेशन है, ऐसा ना हो कि बोर्ड में आ जाइए। ठीक है जी, मैंने बता दिया आपको कि क्या हो सकता है। चलो खैर बाबू, अब मेरे पास एक करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ जाएंगे 28,000, 36,000, 46,000 और 53,000। इससे और हिंट हो गया कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये फिगर जचती नहीं है प्रॉफिट में ना, ये फिगर जच रही, ये जच रही है भैया 000, है ना। 12th क्लास में तो ऐसे ही होता है बेटा, सीए में आ जाओ, अगर गलती से ये ऐसी फिगर आ जाए तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि मैंने ही गलत किया भाई। पॉइंट में जब तक ना आए तब तक तो मानते ही नहीं कि सीए हो गई, और क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में आना चाहिए। हाँ तो लगता है कि हाँ भैया अब ठीक कर रहा हूँ मैं, पॉइंट में जा रही है फिगर। तो बाबू ये मुझे वेट दिए हुए हैं, कैसे निकलता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट? प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ऐसे ही निकलता था बेटा। चलो जी निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट। डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये है वेट का टोटल 7 और ये आ गया 45,000। वैसे तो एडवांस में जानता था कि आंसर 45-46 हजार के आसपास ही होगा, वो तो खैर आप भी जान गए होंगे। जब भैया हमने इतना ज्यादा वेट दिया है इन दोनों प्रॉफिट को, और इनको तो हम वेट दे ही नहीं रहे, तो कभी भी आंसर इनके पास तो नहीं जाएगा, ये तो एडवांस में पता होना चाहिए आपको। यहाँ से आंसर जस्टिफाई होता है कि मैंने ठीक किया। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, और अगर आपको गुडविल निकालनी है मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेस से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप बहुत सारे बच्चे खुद भी कर चुके होंगे, मुझे ये भी पता है। जिन्होंने करना है भैया मेरे बिना कहे भी कर लेना उन्होंने, जिन्होंने नहीं करना कहते रहो पीछे पड़ जाओ, तो भी नहीं करना उन्होंने तो। अब इसके अलावा अगर किसी को लगता है जी मेरी कोई परेशानी है तो वो पूछ ले, मुझे तो जो क्वेश्चन अच्छा लगा मैंने अपनी मर्जी से कर ही दिया। State any three circumstances other than death of a partner, admission of a partner, retirement of a partner when need for valuation of goodwill of a firm arise। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं किसी का बिजनेस बाय कर रहा हूं तो भी तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं और विद गुडविल बेच रहा हूं तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। चेंज इन पीएसआर पे वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का और मैं तब भी गुडविल बेचना चाहता हूँ, मेरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, बिल्कुल बंद हो रही है, हो सकता है ना मैं अपना नाम बेचना चाहता हूँ, तो भी जरूरत पड़ सकती है गुडविल की वैल्यूएशन की। ठीक है, और बताओ जी, बस 15 ही क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है जी, ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्यारा था क्वेश्चन, करा आपने? करा किसी ने? ये भी नहीं किया? करो भाई, अभी करो, सारा टाइम मेरा ही लोगे तो। मैं तो एडमिशन की पूरी तैयारी करके आया हूँ कि शुरू करना है मुझे आज एडमिशन, पढ़ते हैं। तो वो कहता है रिचा एंड अनमोल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। बेटा 6% मुझे ब्याज देना है, इनको देखना चाहिए सामने। अगर 6% ब्याज देना है तो 15,000 की ब्याज इसको मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिचा को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनमोल को 1.5 लाख पे 6%, 9,000 की ब्याज इसको। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? पढ़ते चल। अनमोल इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 12,500 दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 23, the profit of the year prior to the calculation of interest on capital but after charging Anmol's salary was amounted to rupees 62,000। बेटा इस साल का जो प्रॉफिट है ना, क्या कर रखा है इन्होंने, कहता है आपको प्रॉफिट दिया 62,000 प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, अनमोल की सैलरी चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट 62,000 का। भैया हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें कोई सैलरी चार्ज हो रखी हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रखा हो? हमें तो सब कुछ बिफोर चार्जिंग चाहिए। चलो आपने अनमोल की सैलरी चार्ज कर दी, मैं जोड़ दूंगा, वो कोई लंबा मैटर नहीं, आगे बढ़ो।
अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया होगा। A provision of 5% of this profit is to be made in respect of manager commission. 5% इस प्रॉफिट का, इसी प्रॉफिट का मैनेजर कमीशन के लिए इस्तेमाल करो। अब सुनना जी काम की बात बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस कितना आएगा, और इसने लिखा है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी है, अनमोल की सैलरी जोड़ दो 12,500 रुपए, कितना प्रॉफिट आ गया 74,500। अगर ये कह देता 5% प्रॉफिट का मैनेजर कमीशन की तरफ लेके जाने हैं, तो बेटा मैं इसमें से इसका 5% माइनस कर देता, है ना। 5% निकाल लो मैनेजर की कमीशन, इसमें से माइनस कर दो, जो आगे वो लिख दो, पार्ट यार छोड़ दे इसको, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट is to be made in respect of manager commission। 5% इस प्रॉफिट का, यानी कि 3100 रुपए मैनेजर की कमीशन है, 62,000 का 5% निकाला मैंने, क्या आएगा कैलकुलेट करके 71400, 71400 आ गया। इन 36,500 को माइनस करना, जो बचे बेटा उसको बांट देना 3:2 में। शायद ये 20,940 था, शायद, मुझे पक्का तो नहीं पता, ठीक है। मेहनती आदमी, तुम्हारी तरह थोड़ी नल्ले, एक क्वेश्चन टिप्स पे है, क्वेश्चन बोलो तो मैं आंसर बताऊंगा एडवांस, ठीक है जी। समझ में आती है बात। ये भी कुछ खास था तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ खास नहीं है, और ध्यान रखना, तैयारी कर लो, सीबीएसई एसक्यूपी का क्वेश्चन है ये, ऐसा हो नहीं सकता ये किसी साल में है, अगले आने वाले 3-4 सालों के अंदर अंदर दिख जाएगा। एक बार कंफर्म है, 25 है, 26 है, 27 है, एक बार ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। फिगर चेंज हो सकती है, लेकिन ये वर्ड ऐसे कैसा लिखा होगा, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, देख लेना चाहिए, ठीक है। और अगर इसी बार बोर्ड में आ गया तो पहले मैं ये वीडियो चला दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, और फिर वो चला दूंगा, देख लेना चाहिए, ठीक है जी। बढ़िया आगे। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ और परेशान करने वाला है, ये गारंटी पर क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल था, वैसे इसका आंसर बी है, मैं ये भी बता दूं, और इसका डी है, ठीक है। कर लेना, मतलब दिक्कत नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं घर से आंसर रख के आता हूँ, मैं खुद करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से याद रहता है कि क्या था किसी चीज का आंसर। हमें बेटा विदाउट अ फर्दर डिले एडमिशन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए हम इंतजार नहीं कर रहे एक नए लेक्चर की, ठीक है। और एडमिशन शुरू करने से पहले कुछ बेस बना देता हूँ बेटा। बुक में ना थर्ड चैप्टर एडमिशन है नहीं, बुक में तो थर्ड चैप्टर है ना, वो चेंज इन पीएसआर है, तो वो चेंज इन पीएसआर पर ना 5-5, 6-6 लेक्चर लोग लगा देते हैं, ठीक है, कि उसको क्लेरिफाई करें। मुझे लगता है बेटा अगर आप एडमिशन से शुरुआत करके एडमिशन करा दो, डेथ करा दो, और उसके बाद कभी भी चेंज इन पीएसआर करा लो, चाहे रिटायरमेंट के बाद करा लो, चाहे आपको लगे डेथ डिसोल्यूशन के बाद करा दो, जब मर्जी करा दो, एक लेक्चर का मुद्दा है टोटल चेंज इन पीएसआर। तो वही उसी बात पर मैं चल रहा हूँ कि मुझे अभी पहले चेंज इन पीएसआर की तरफ नहीं जाना, मुझे अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाना है, एडमिशन की तरफ, और मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि मैं 20 लेक्चर लगाऊंगा टोटल, ठीक है जी। 20 लेक्चर लगाने के बाद रिटायरमेंट में बेटा मैंने इस बार 5 ही लेक्चर लगाने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। डेथ पर मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा, और डिसोल्यूशन पर फिर 5 लेक्चर लगाऊंगा, ये मैंने आपको अपना सारा प्लान बता दिया। चेंज इन पीएसआर पे 1 लेक्चर लगाऊंगा, बहुत सारा वर्कलोड आपके ऊपर आएगा, पर बेटा मैं जब एडमिशन इतने तरीके से कराऊंगा ना, तो मुझे पता है ना तो रिटायरमेंट में कभी कोई इशू क्रिएट होगा, ना डेथ डिसोल्यूशन में कोई इशू क्रिएट होगा। एडमिशन सारे ही चैप्टर का बेस है, सारे चैप्टर की जान है। तो बाबू सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 19, थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट। शुरू के 2 पॉइंट थियोरेटिकल हैं, अगले 2 पॉइंट बड़े काम के हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, कहता है पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज पर द पार्टनरशिप डीड और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। देखो किसी भी पार्टनर का अगर आपको एडमिशन करना है, या तो एडमिशन हो सकता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड कुछ कह दे तो उस हिसाब से एडमिशन कर लो। पार्टनरशिप डीड ने कह दिया कि आप 3 पार्टनर हो, अगर मेजोरिटी ने कह दिया एडमिशन हो सकता है तो हो सकता है, तो बेटा अगर 2 भी एग्री हो गए तो हो गया। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजन साइलेंट है,
तो कैसे एडमिशन हो सकता है बेटा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। फिर सबकी परमिशन की जरूरत होगी आपको, या तो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है ही नहीं तो फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाओ। ऑन एडमिशन ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू द फोर्स। बेटा एडमिशन होने पे पुराना एग्रीमेंट मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म और नई पार्टनरशिप डीड पिक्चर में आ जाएगी। क्यों पुरानी पार्टनरशिप डीड में क्या दिक्कत है? बेटा अगर मैं कहूं पहले पार्टनर थे, पुराने पार्टनर थे ए और बी, तो सब कुछ ए और बी के हिसाब से लिखा होगा ना। मान लो ए और बी की पीएसआर लिखी होगी, ए और बी के नेम और एड्रेसेस लिखे होंगे, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट कर सकता है, किसके साइन से ऑपरेट होगा ये लिखा होगा, सब कुछ ए और बी के बारे में लिखा होगा। बेटा सी के बारे में कुछ है? अगर आज सी एडमिट हो जाए आपकी पार्टनरशिप फर्म में, क्या कोई रेलेवेंस है इस पुरानी पार्टनरशिप डीड की जिसमें सी का कोई नाम ही नहीं? तो कहीं ना कहीं पुरानी पार्टनरशिप डीड को तो खत्म करना पड़ेगा, एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगले 2 पॉइंट बड़े प्रैक्टिकल हैं, दोनों पॉइंट एक साथ समझाऊंगा, पहले रीड करते हैं यहां से क्या लिखता है। कहता है न्यू पार्टनर मस्ट गेट सम अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर मस्ट कंपनसेट ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस दे मेड इन हिज फेवर। ये बड़े काम की बात है बेटा, बहुत ही ज्यादा काम की बात। चलो खैर मैं समझाता हूं बेटा क्या मतलब है इस बात का। उत्तर, ए और बी पार्टनर है और लेट्स सपोज कि इनकी रेशियो है 1:1 और पिछले साल बेटा इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट कमा लिया लेट्स सपोज की बात करते हैं 3 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2024 को सी कहता है मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बना, ठीक है। जब आपने इसको पार्टनर बनाया तो ए और बी ने डिसाइड करा कि सी तो नया ही है, हम ज्यादा शेयर रखेंगे, इसको कुछ ना शेयर, कुछ शेयर देंगे, थोड़ा सा कम ही देंगे। बेटा डिसाइड हुआ कि आपकी रेशो होगी 2:2:1 और मैं कहूं आज भी आप उतना ही प्रॉफिट कमाओ जितना पिछले साल कमाया था। पिछले साल क्या कमाया था हमने? 3 लाख। इस साल भी बेटा सी के आने के बाद सिर्फ 3 ही लाख कमाओ। 3 लाख कमाने पे बटेगा कैसे? वो 2:2:1 में बटेगा, यानी कि इसको मिलेगा, ए को मिलेगा 1:20, बी को मिलेगा 1:20 और सी को मिलेगा 60,000, ऐसे ही बटेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर सी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो वो थर्ड पॉइंट कहता था कि आपको उसको कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कुछ तो देना पड़ेगा। मैं कहता हूं चाहे आप कहते हो 1/100 देंगे हम, 1/100 भी तो दोगे ही ना, चाहे कुछ दो। 1/100 कितना बैठेगा? 3,000 रुपए प्रॉफिट बैठेगा ना उसके हिस्से का, कुछ दो। आप चाहे 1/1000 दो शेयर, कुछ तो दोगे। और अगर कुछ भी दोगे, मुझे एक बात बताओ, ये कुछ भी आपने तो सेक्रीफाइस किया है, और किसने किया? पहले 3 लाख के प्रॉफिट को कौन बांटता? सिर्फ ए और बी बांटते, 1.5 लाख मिलता। अगर ये आज आपको 1:20 मिल रहा है, ये जो 30,000 छोड़ा है, छोड़ा तो आपने ही है। ये जो 60,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, छोड़ने वाले तो आप ही दोनों, 30,000। और अगर मैं कहता हूँ चलो 60,000 नहीं हम 1,000 दे, तो भैया पहले आपको 1.5 लाख मिलता था, अगर आप 1,000 रुपए भी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बेटा वो 1,000 रुपए आपके ही पैसों में से कम होगा। 1,49,500, 1,49,500 आप ही को मिलेगा, 500 रुपए आप ही के घटेंगे। तो ध्यान रख लेना, नए पार्टनर के आने पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट तो आप दोगे ही दोगे नए पार्टनर को। और वो कौन सेक्रीफाइस करेगा? हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर ही छोड़ेंगे अपना हिस्सा। समझ में आती है बेटा बात कि कैसे छोड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो वो उसके बाद अब एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे मुश्किल कंसेप्ट यही है और खाली है बिल्कुल। कंसेप्ट नंबर 20, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट टाइम ही मैंने आपसे एक प्रॉमिस की थी कि बेटा इस कंसेप्ट को ना एक पेज बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो। अगर आपको लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो जब आप कहोगे मैं लिखवा दूं। पर बेटा अगर मैंने सच बता रहा हूं, अगर मैंने इसमें एक वर्ड भी लिख दिया ना तो बेटा वो रटना हो जाएगा। इसलिए मैं पर्सनली कभी एक भी वर्ड यहाँ लिखना नहीं चाहता। बाकी जैसा आप डिसाइड करेंगे वो बता देना। फिर वही बात करो, मैं अभी नहीं लिख रहा हूं एक भी वर्ड। अगर आपको लगे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही अत हो गई है ये, तो फिर मैं लिख दूं, ठीक है। मेरी प्रेफरेंस खुद की नहीं है इसमें कुछ भी लिखने की, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नए पार्टनर के आने से ना पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे चेंजेस होंगे ही होंगे।
सबसे पहला चेंज यही चेंज है बेटा। अगर दो लोग थे तो उनकी कोई पीएसआर थी, अगर तीसरा आ गया अब पीएसआर में तो चेंज सबसे पहले ही होगा। कहीं ना कहीं बेटा एसेट्स का क्या होगा, पुरानी लाइबिलिटीज का क्या होगा, पुराने बड़े इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या होगा। तो चेंजेस तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत उस चेंज की यहीं से होगी। तो सबसे पहला चेंज पढ़ते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की चर्चा को शुरू करते हैं। बाबू सीधा क्वेश्चन करेंगे हम इस पर बेस्ड, ठीक है। नहीं मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ाया इसमें से भी आपको, ठीक है। और ना ही मैं पढ़ाऊंगा, पूरी मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं इसका अंत कर दूंगा बिना कुछ लिखे यहाँ पर। और क्वेश्चन आज भी और बेटा कल भी, जब भी रिवाइज करोगे प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए, सीक्वेंस मेरा फॉलो करना। जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन मैं करूंगा उसी सीक्वेंस से करना, ये आपको बहुत मदद करेगा, मैं एडवांस बता रहा हूँ। चलो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 नहीं करना, मेरा सीक्वेंस से चलो। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए और बी पार्टनर है, इनकी ओल्ड बीएसआर है 7:5। They agreed to admit C and their manager into partnership who used to get 1/6 share in the profit. C को इन्होंने एडमिशन कर लिया, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में लिया, इनका मैनेजर हुआ करता था और प्रॉफिट में हिस्सा कितना दिया, इसे कहा 1/6 दे देंगे आपको प्रॉफिट में, ठीक है। He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. वो अपना 1/6 शेयर कैसे ले रहा है, 1/24 ले रहा है A से, 1/8 ले रहा है बेटा B से। कैलकुलेट न्यू PSR। आओ जी प्यारे बच्चों, ए और बी का पुराना शेयर 7:5, सी का नया शेयर 1/6, ठीक है। अब बेटा ये 1/6 शेयर कैसे ले रहा है, कहता है 1/24 तो ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। अच्छा एक बार ये टोटल करके देखना, वैसे पेपर में मत करना, अभी मेरे पास समय तो मैं कर रहा हूँ। एक बार टोटल करके देखते क्या ये 1/6 ही बैठता है। 24 इज द एलसीएम, ये आ गया 4/24 यानी कि 1/6, ये वही 1/6 है, ठीक है जी। इस 1/6 को वो कैसे ले रहा है, ये ए से ये बी से, यानी कि बेटा ए का नया शेयर कैसे निकलेगा, एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कैसे निकलेगा बेटा, ए का जो पुराना शेयर है वो, और बेटा वो माइनस कर दो जो वो सी को दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। ध्यान रख लेना नई पीएसआर को बहुत आसान होता है सोचना परसेंटेज में, बहुत मुश्किल होता है प्रोपोर्शन में सोचना। बच्चा ये कभी चीजें सोचता नहीं। मैं कहूंगा आपके पास पुराना शेयर था 50% ए और बी, और सी को आपने दे दिया 10 और 15%। कितना आसान है सोचना। ए का नया शेयर कितना भैया 40, बी का नया शेयर कितना 35, सी को क्या मिला जो आप दोनों ने छोड़ा 25। कितना आसान है। अब सेम ही तो काम कर रहा हूं मैं, अगर आप समझो तो। पुराना शेयर कितना, यहाँ 50%, यहाँ पुराना शेयर कितना 7/12। क्या दे दिया आपने सी को 1/24। 10 इस 50 में 10 ही तो माइनस कर रहे थे, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। 7/12 में से 1/24 ही तो माइनस कर रहा हूँ जो आपने किसी और को दे दिया। तो बेटा ऐसे सोचना ना बहुत आसान होता है, प्रोपोर्शन में सोचना मुश्किल है, और वही सोचना है हमें, ध्यान रखना। बी को क्या मिलेगा, बी का नया शेयर कितना, पुराना कितना था बेटा 5/12 शेयर था, आपने कितना दे दिया सी को अपने शेयर में से 1/8 तो दे दिया। तो जो भी आपने शेयर में से दे दिया वो हटा दो बेटा, आपका नया शेयर 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा। ए का नया शेयर कैसे निकाल सकते हैं बेटा, 24 इज द एलसीएम, इट इज 13/24। आगे बढ़ो जी, एलसीएम फिर 24, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 10, ये 3, 7/24। सी का शेयर कितना बेटा, सी का शेयर है 1/6। ध्यान रखना बेटा रेशो को तभी लिखा जा सकता है रेशो की फॉर्म में जब सबका बेस बराबर हो। मैं ऐसे नहीं लिख सकता 13:7:1। यहाँ बेस दोनों के 24 है, इस बेस को अगर 24 कर लो तो रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। सबका बेस बराबर होना चाहिए। तो अगर बेस बराबर करना है कैसे कर सकता हूँ बेटा, 24 लाना है ना मुझे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 4/24। अब मैं लिख सकता हूँ रेशो है 13:7:4। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी वन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, आपके पास टाइम है 2 मिनट, आप कर रहे हो 2 मिनट ज्यादा है वैसे। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से करना, स्पीड बढ़ाकर।
बेटा थर्ड क्वेश्चन आप सबने कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था जैसा सेकंड था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर for 1/5 share in the future profit of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new PSR of Bharti, Astha and Dinkar. बेटा भारती और आस्था के लिए मैं इनके इनिशियल लिख रहा हूं, ऐसे ही दिनकर के लिए भी इनिशियल लिखूंगा। पुरानी रेशो इनकी 3:2 और दिनकर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। सामने देखना बेटा, दिनकर ये जो 1/5 शेयर है वो कैसे ले रहा है? कहते हैं इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अपना शेयर 1/5 कैसे ले रहा है? इक्वली ले रहा है बेटा। बाबू अगर वो इक्वली ले रहा है, पिछला क्वेश्चन सेम है। पिछले क्वेश्चन में बेटा नया पार्टनर आया, शायद 1/8 शेयर के लिए आया, और 1/8 शेयर उस कैसे ले रहा है? 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/16 फ्रॉम बी। ठीक है ना? अब सेम क्वेश्चन है बेटा, बस लैंग्वेज बदल दी उसने। दिनकर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए। और कैसे लेगा वो 1/5 शेयर? दोनों से आधा आधा लेगा। ठीक है, आधा आधा लेने का मतलब है अपने शेयर का आधा आधा लेगा। ठीक है, मैं ना मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं कि बातें वो ऐसी ऐसी लिख के आते हैं, भैया होश उड़ता है। अगर दिनकर अपना शेयर आधा लेगा तो यानी कि 1/2 लेगा आस्था से और 1/2 लेगा भारती से। ऐसे ही तो होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा आधा आधा लेगा, अच्छा हाफ इससे लेगा, हाफ इससे लेगा, अच्छा मतलब पूरा शेयर ही उसका, फिर तो 100% उसको दे रहे हैं, दिनकर को कंपनी बेच के जा रहे हैं। ऐसे माइनस करके आते हैं, मतलब हंसी आ जाए आपको। भैया प्रपोर्शन कर रहे हो ठीक है, परसेंटेज में भी साथ साथ सोचते रहो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आधा आधा थोड़ी दे देंगे भैया। 50% शेयर है इसके पास, 2/5 है इसके पास। 2/5 का मतलब समझते हो? 40% दे देगा इसको। आधा आधा मतलब 50% दे देगा, खुद पे तो 40 है। तो किसका आधा बेटा? उसके खुद के शेयर का आधा, यानी कि 1/10 भारती देगी और 1/10 आस्था देगी। पुराना शेयर कितना था? 3/5, अपने शेयर में से 110 दे दिया। पुराना शेयर कितना था आस्था का? 2/5, अपने शेयर में से 110 दे दिया। अब 10 वुड बी द एलसीएम, देख लेना बेटा क्या होगा कैलकुलेट करके। दिनकर का शेयर कितना है? 1/5, बेस बराबर कर लो, यानी कि बेटा नई रेशो कितनी आ जाएगी? 5:3:2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? इजी। आओ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। Mohan and Mahesh are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Nusrat is admitted as a partner for 1/4 share in profit. Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2:1. Calculate the new PSR. बेटा मोहन और महेश पार्टनर है इन 3:2। नुसरत आ रही है 1/4 शेयर के लिए, और नुसरत अपना 1/4 शेयर किससे ले रही है बेटा? मोहन और महेश से ले रही है इन 2:1। 2:1 का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा? बाबू नुसरत अपने शेयर का 2/3 मोहन से ले रही है, अपने शेयर को बंटवा रही है बेटा। और ऐसे ही अपने शेयर का 1/3 किससे ले रही है? वो महेश से ले रही है। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे मत कराना कि उसका शेयर तो देखो ही ना, अच्छा 2:1 में ले रही है, मतलब 2/3 से ले रही है, 1/3 से ले रही है। अरे भैया 2/3 और 1/3 मिलाकर 1 होता है, 100% दे रही है क्या? ठीक है ना? अपने शेयर का 2/3 और 1/3 ले रही है बेटा मोहन और महेश से। ठीक है, तो यानी कि बेटा मोहन का पुराना शेयर कितना है? 3/5। अब कितना दे दिया उसने बेटा नुसरत को? 2/12। ऐसे ही महेश का पुराना शेयर 2/5, कितना दे दिया उसने? 1/12। एलसीएम ले लो बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रही बात नुसरत की, 1/4 शेयर था उसका, बेस बराबर कर लो, यानी कि नई रेशो आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत अभी तक? क्लियर है? चारों क्वेश्चन रिपीट करना अपने हाथ से कर।
ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।